हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.एम. लंबा आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो वाले गुरुजी में हार्दिक स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो सजीव जगत है, यानी लिविंग वर्ल्ड। इसके अंतर्गत हम सजीवों के विभिन्न गुणों के बारे में, सजीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक के नीट के हिसाब से और साथ में जो 11th बायोलॉजी है उसके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ में ही जो रीट के स्टूडेंट और अदर जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। सजीव जगत। तो बेटा, सजीव जगत को पढ़ने से पहले, यानी सजीव जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि सजीवों का जो ये विज्ञान है जिसको हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया। तो देखिए, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है बायोस जिसका अर्थ है जीवन, और दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है उसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहते हैं। अब बेटा, ये जो जीव विज्ञान जो शब्द है ये सर्वप्रथम 1802 के अंदर लेमार्क और ट्रीविरेनस नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने सर्वप्रथम दिया था। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, वो अरस्तु को कहते हैं। ऐसे ही बेटा, जीव विज्ञान की जो दो प्रमुख शाखा हैं, एक वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, इसके जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, इसके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। तो बेटा, ये तो कुछ वैज्ञानिक हैं। हालांकि बायोलॉजी में बहुत सारे वैज्ञानिकों का महत्व है, रोल है उनका। तो जब भी हम पर्टिकुलर जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें उनके नाम आएंगे तब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो शुरुआत में इन्होंने बायोलॉजी से संबंधित अपने कंसेप्ट दिए, इसलिए इनके नाम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अब बेटा चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसमें जो सजीव जगत है यानी सारे सजीव हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम ये बताएंगे कि सजीव होता क्या है, यानी जो लिविंग्स हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा, हम कह सकते हैं कि इस संसार के अंदर या फिर इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी तत्व से बनी हुई हैं। तो अब आप कह सकते हैं हम सजीवों को भी वस्तुएं कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि सजीव और निर्जीव दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं संसार के अंदर। तो आप कह सकते हैं जैसे निर्जीव को हम वस्तु बोलते हैं, वैसे सजीव को भी एक वस्तु कह सकते हैं। बस अंतर इतना सा है कि ये आप कह सकते हैं जो ये सजीव हैं ये ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने आप ही यानी स्वयं वृद्धि करती हैं। इनमें परिवर्धन का गुण भी होता है और इनमें जनन का गुण भी होता है, इनमें सचेतन यानी कॉन्शियसनेस का गुण भी होता है, और ये मृत्यु को भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी जो सजीव होता है इसमें ये गुण है। आगे हम सजीवों के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम जब परिभाषित करें सजीव को तो हम बोल सकते हैं स्वयं वृद्धि, परिवर्धन, जनन, सचेतन और मृत्यु को दर्शाते हैं। तो बेटा, ये मृत्यु को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सजीव को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन सजीव की निर्जीव से जब तुलना करें तो हम कहेंगे जिस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं के अंदर कोई न कोई तत्व पाया जाता है, वैसे ही जो सजीव हैं वो निर्जीव वस्तुओं के समान ही तत्वों से बने होते हैं। बस इन सजीवों के शरीर में जो तत्व हैं वो मिलकर कुछ ऐसे रसायन बनाते हैं जो सजीवों की क्रियाओं को चलाते हैं। तो बेटा, इन रसायनों को हम बोलते हैं जैव रसायन, यानी जीवों के अंदर पाए जाने वाले रसायन यानी बायोकेमिकल्स इनको कहा जाता है। तो बेटा, अब आगे चलते हैं हम। सजीव हैं उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, सजीवों के अंदर निम्न लक्षण होते हैं। तो सजीवों के जो लक्षण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो निम्न प्रकार से है। हालांकि जो एनसीईआरटी है यानी जो बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो शुरू वाले जो 5 हैं इन्हीं के बारे में दे रखा है, और वैसे यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो आप कह सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा जो सजीव के जो लक्षण दे रखे हैं ये वास्तव में सजीव में होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इनका डिस्कशन जनरली नहीं है शुरुआती चैप्टर में, इसलिए हम इन सभी का डिस्कशन 1 बाय 1 करेंगे। तो देखिए, सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। सजीवों का जो पहला जो लक्षण होता है वो वृद्धि यानी कि ग्रोथ, और परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट। ऐसे ही दूसरा जो लक्षण है वो है जनन यानी रिप्रोडक्शन का गुण है। तीसरा जो गुण या लक्षण है वो है कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चौथा जो है वो है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। पांचवा जो है चेतना का गुण है, जो कि आप कह सकते हैं जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। छठा जो गुण है वो समस्थिति यानी होम्योस्टेसिस का गुण इनमें होता है। और सातवां जो है वो है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का गुण भी होता है।
8वां जो है वो उद्विकास जिसको इवोल्यूशन बोलते हैं। 9वां गुण है मरम्मत व पुनरुद्भवन, इनकी क्षमता इनमें होती है यानी रिपेयर व रीजनरेशन का गुण। और 10वां है जीर्णता यानी एजिंग। और 11वां जो लक्षण है वह मृत्यु यानी डेथ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सजीवों में ये निम्न लक्षण होते हैं। ये लक्षण निर्जीवों में नहीं होते, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन सा लक्षण है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो बेटा सजीवों का जो पहला विशेष गुण है वो है वृद्धि। और वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी भी सजीव के शरीर में या फिर उसका कोई भी शारीरिक जो भाग होता है उसमें भार, आकार व आयतन में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम वृद्धि कहेंगे। अब बेटा सजीव के शरीर के किसी भी भाग में होने वाली जो वृद्धि है ये बेटा स्थायी होती है और अनुत्क्रमणीय होती है, यानी ये इरिवर्सिबल होती है, वापस कम नहीं होती है। ऐसे ही बेटा ये जो वृद्धि हो रही है ये जब एक कोशिकीय के सजीवों में होती है तो बोले एक कोशिकीय के सजीवों के अंदर तो 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ तो जनन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वहाँ संख्या जो बढ़ रही है उसको भी हम वृद्धि ही कहेंगे। क्योंकि मान लीजिए कुछ जीवाणु हैं एक कॉलोनी के अंदर हैं और उनमें कोशिका विभाजन होने के बाद में वो जीवाणु संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जीवाणुओं की वृद्धि हो गई है, यानी आप कह सकते हैं जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं एक कोशिकीय सजीवों में सजीव की अगर संख्या बढ़ती है उसको भी हम वृद्धि ही कहते हैं। इस प्रकार वृद्धि की जो परिभाषा देखें तो ये हो गया कि किसी भी सजीव के अंदर भार में, उसके आकार में, उसके आयतन में या फिर उसकी संख्या में वृद्धि जो है या संख्या उसकी बढ़ना है उसको वृद्धि कहते हैं। अब बेटा ये भार और संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है ये वृद्धि का एक जुड़वा गुण है, ट्विन कैरेक्टर है। मतलब कहने का मतलब वृद्धि के अंदर 2 गुण होते हैं कि अगर भार बढ़ता है तो भी उसको वृद्धि कहेंगे और अगर किसी सजीव की संख्या बढ़ती है तो उसको भी हम वृद्धि ही कहेंगे। तो अब बेटा ये जो सजीवों में जो वृद्धि है ये किस कारण होती है? बोले सजीव के शरीर में जो कोशिकाएं हैं या तो वो आकार में वृद्धि करती हैं तब सजीव के शरीर की वृद्धि होगी, और साथ में आप कह सकते हैं उस सजीव के शरीर की कोशिकाएं जब विभाजन करेंगी तब भी बोले उसके सजीव के शरीर में वृद्धि होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोशिका के आकार में वृद्धि और कोशिका विभाजन के द्वारा सजीवों के अंदर वृद्धि होती है। अब बेटा ये जो वृद्धि हो रही है ये देखा जाए तो उपापचय का ही परिणाम है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का ही परिणाम है। अभी आगे हम पढ़ेंगे उपापचय भी एक सजीवों का लक्षण है, लेकिन यहाँ पर उपापचय 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे आगे। एक उपचय होता है और एक अपचय होता है, यानी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। यानी एनाबोलिज्म का मतलब है निर्माणकारी अभिक्रियाएं होती हैं और अपचय का मतलब होता है विघटनकारी अभिक्रियाएं। तो यानी इन क्रियाओं के दौरान तो शरीर के अंदर जीवों के शरीर में कुछ निर्माण होता है किसी पदार्थ का और यहाँ पर किसी पदार्थ का विघटन होता है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं उपचय और अपचय, ये दोनों का ही परिणाम है वृद्धि। अगर मान लीजिए कि उपचय ज़्यादा होता है यानी उपचय जो है अधिक होता है और अपचय जो है कम होता है, यानी निर्माण अधिक होता है और विघटन कम होता है, तो उस सजीव के शरीर में पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी यानी उसकी वृद्धि होगी और उस वृद्धि को हम बोलेंगे धनात्मक वृद्धि। तो देखिए धनात्मक वृद्धि का क्या मतलब हो गया, यानी एनाबोलिज्म यानी उपचय जो है अधिक हो और अपचय यानी कैटाबोलिज्म कम हो। तो इस प्रकार से उस सजीव के शरीर में पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और उसकी वृद्धि होगी। जस्ट इसी के विपरीत स्टूडेंट्स ऋणात्मक वृद्धि होती है जिसको हम अपहासित वृद्धि भी कह सकते हैं। इस वृद्धि में क्या होता है कि जब उपचय कम होगा, निर्माण कम होगा और अपचय यानी विघटन अधिक होगा तो उस सजीव के शरीर के अंदर पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी, यानी उसकी वृद्धि नेगेटिव हो जाएगी और उसको बोलेंगे हम ऋणात्मक वृद्धि। फिर देखिए बेटा समय सीमा के आधार पर भी वृद्धि को हम अलग अलग श्रेणी में बांट सकते हैं। तो देखिए समय के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है 2 प्रकार की है, अनिर्धारित और निर्धारित, यानी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। तो जो अनिर्धारित वृद्धि है उसका तात्पर्य है कि ये असीमित समय के लिए होती है, यानी संपूर्ण जीवन काल के अंतर्गत होती है। और इसका उदाहरण है बेटा पादप, क्योंकि पादपों के शरीर में जो वृद्धि है वो पूरे जीवन काल होती है। आप देख सकते हैं पौधे की कटाई छटाई कर देते हैं, उसकी टहनियाँ काट देते हैं तो भी उसमें नई टहनियाँ आ जाती हैं और आप कह सकते हैं जीवन पर्यंत उसमें
वृद्धि होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पादपों के शरीर के कुछ विशेष भागों के अंदर विभज्योतक यानी मेरिस्टेम पाया जाता है और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर लगातार कोशिका विभाजन जीवन पर्यंत होते रहते हैं, जिसके कारण उनमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत है निर्धारित वृद्धि, जो आप कह सकते हैं सीमित आयु तक ही होती है, और इसका उदाहरण है जंतु। तो हम कह सकते हैं जंतुओं के शरीर में सीमित आयु तक ही वृद्धि होती है, इसलिए जंतुओं की वृद्धि को हमने बोल दिया निर्धारित वृद्धि। अब सीमित आयु तक ही होती है, लेकिन यानी शरीर के आकार में या फिर आप कह सकते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि मोटापा होना अलग बात है, लेकिन शरीर की साइज में यानी जो लंबाई वगैरह नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। कैसे कि साहब, अगर कोई घाव हो गया है तो उस घाव का भरना अपने आप में वृद्धि का ही उदाहरण है, यानी वहाँ पर जो कोशिकाएं वापस विभाजन करेंगी और विभाजित होके वहाँ पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और घाव भर जाएगा, लेकिन शरीर के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वृद्धि दो प्रकार की है, समय सीमा के आधार पे। फिर देखो वृद्धि के पैटर्न के आधार पे, यानी वृद्धि किस तरीके से होती है, किसी पदार्थ का जमाव उसमें किस तरीके से होता है, उसके आधार पे भी वृद्धि के अलग अलग प्रकार हैं। एक है बाह्य, जिसको हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, और दूसरी है आंतरिक, जिसको इंट्रिंसिक बोलेंगे। अब बेटा जो बाह्य है इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है एक्रीशन, और जो आंतरिक वृद्धि है उसके लिए एक वैज्ञानिक जो टर्म है, साइंटिफिक टर्म, वो है इंटरसेप्शन। यानी यहाँ पर एक्रीशन और इंटरसेप्शन दो प्रक्रियाएं हैं। एक्रीशन का मतलब यानी जो बाह्य वृद्धि है उसका मतलब तो ये होता है कि किसी पदार्थ का बाहरी सतह पर जमना, यानी कोई वस्तु है उसकी बाहरी सतह पर अगर कोई पदार्थ जम रहा है तो उस पदार्थ के आकार में वृद्धि होगी। यानी कोई वस्तु है उस पर बाहरी तौर पे पदार्थ जमते जा रहे हैं तो बोले उस वस्तु के आकार में वृद्धि होगी, और उसको बोलेंगे बाह्य या एक्सटेंसिक या एक्रीशन। और ऐसा पाया जाता है निर्जीव वस्तुओं में, यानी आप कह सकते हैं मिट्टी का ढेर है, उस पर बाहर से और मिट्टी आके गिर गई, उसका आकार बढ़ गया। कंकरों का ढेर है और कंकर आके डाल दिए, उसका आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो बाह्य जो वृद्धि है वो निर्जीवों का गुण है। लेकिन आंतरिक जो वृद्धि जिसको इंट्रिंसिक या इंटरसेप्शन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बोले सजीव के शरीर के भीतर से पदार्थों का जमाव होता है या फिर भीतर से कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का निर्माण होता है, जिसकी वजह से उसका आकार बढ़ता है, यानी उसमें वृद्धि होती है। तो बोले शरीर के भीतर से जमाव होने से या कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से, कोशिकाओं में पदार्थ की मात्रा बढ़ने से बोले वृद्धि होती है, और उसको बोलते हैं आंतरिक या इंट्रिंसिक वृद्धि, और ऐसा सजीवों में पाया जाता है। तो अब बेटा हम यहाँ कह सकते हैं कि वृद्धि देखो निर्जीवों में भी पाई जाती है और सजीवों में भी पाई जाती है, यानी दोनों में पाई जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, निर्जीवों में बाह्य यानी एक्सटेंसिक प्रकार की और सजीव के अंदर आंतरिक यानी इंट्रिंसिक प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पर सजीव और निर्जीव में इस आधार पे अंतर कर सकते हैं। वृद्धि शब्द से तो अंतर नहीं कर सकते, लेकिन बाह्य और आंतरिक शब्द के आधार पर अंतर कर सकते हैं कि सजीवों में आंतरिक वृद्धि यानी इंट्रिंसिक वृद्धि पाई जाती है। अब बेटा देखो कि जो भी एक कोशिकीय सजीव हैं, जिनके शरीर में एक ही कोशिका है, उसके लिए वृद्धि का मतलब हमने बताया कि उससे एक से दो कोशिकाएं बनेंगी, यानी उसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो उसको हम वृद्धि ही कहेंगे। तो अब एक से दो बन रहे हैं तो इसका मतलब वो जनन भी है, इस प्रक्रिया को हम जनन भी कहेंगे। तो बोले एक कोशिकीय सजीव में वृद्धि और जो जनन है वो दोनों एक साथ होते हैं, और ये कोशिका विभाजन के दौरान ही एक से दो कोशिकाएं हो रही है ये, तो उसके दौरान बोले वृद्धि व जनन दोनों होते हैं। तो वृद्धि तथा जनन एक साथ होना और ये दोनों घटनाएं, तो हम इन दोनों घटनाओं को क्या कह सकते हैं, बोले ये पारस्परिक समावेशी घटनाएं हैं, दोनों एक साथ हो रही हैं, यानी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो बोले एक कोशिकीय सजीवों के अंदर वृद्धि और जनन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट हैं, पारस्परिक समावेशी घटनाएं हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय सजीव हैं उनमें देखो बेटा, बहुकोशिकीय सजीवों के अंदर क्या होता है कि वृद्धि और जनन संबंधित तो हैं, कभी कभी एक साथ भी होते हैं, यानी जनन जब होता है उस समय वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि जब होती है उस समय जनन होना जरूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं जैसे हमारे शरीर के किसी भाग में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जनन हो रहा है, लेकिन जो जननांग हैं उनके अंदर अगर जनन कोशिकाएं बन रही हैं उस दौरान वृद्धि जरूर होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि वृद्धि और जनन बहुकोशिकीय सजीवों में संबंधित तो हैं परंतु सदैव एक साथ नहीं होते, इसलिए इनको हम पारस्परिक अनन्य घटनाएं कहेंगे, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे, यानी ये दोनों जरूरी नहीं एक साथ हों।
अलग अलग भी हो सकती हैं। अब बेटा ये जो वृद्धि है ये केवल सजीवों में होती है, हम ये जानते हैं, लेकिन अभी यहाँ देखा हमने वृद्धि है वो निर्जीवों में भी हो रही है। तो बोले वृद्धि सजीवों में निर्जीवों में भी होती है, ये हमने देखा, इसलिए हम कह सकते हैं सजीवों का पारिभाषिक लक्षण नहीं है। यानी वृद्धि को हमने देखा कि ये निर्जीवों में भी होती है, इसलिए वृद्धि के माध्यम से हम सजीवों को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, इसलिए सजीवों का पारस्परिक लक्षण नहीं है। यानी वृद्धि है वो सजीवों का पारिभाषिक लक्षण नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि देखिए बेटा कि वृद्धि जो है वो निर्जीवों में भी होती है और इसलिए सजीवों का ये पारिभाषिक लक्षण नहीं है, यानी सजीवों की परिभाषा नहीं बताता है वृद्धि। यानी वृद्धि के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि वृद्धि तो निर्जीवों में भी होती है। परंतु यहाँ पर अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ यानी हम आंतरिक वृद्धि की बात करें तो उस केस में हम कहेंगे कि आंतरिक वृद्धि है वो केवल सजीव में होती है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को यानी आंतरिक वृद्धि को हम सजीवों का पारिभाषिक लक्षण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वृद्धि है, सिंपल जो वृद्धि अगर बात करें तब तो वो सजीवों का पारिभाषिक लक्षण नहीं है, लेकिन जब हम इंट्रिंसिक वृद्धि की बात करें तब हम कहेंगे वो सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है। तो बेटा ये वृद्धि के बारे में कंप्लीट था। तो बेटा देखो सजीवों का जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वो है जनन। और जनन जो है इसका मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक सजीव होता है वो अपने समान ही एक नया सजीव उत्पन्न कर सकता है और उस नए सजीव को हम बोलेंगे उसकी संतति। तो आप कह सकते हैं इस प्रक्रिया को हम जनन कहेंगे। अब जनन है वो किसी सजीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कोई सजीव अगर मान लीजिए जनन कर भी नहीं पा रहा है तो वो जीवित उसके बिना रह सकता है। यानी जनन जो है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए होता है, यानी इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए होता है, उस सजीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। अब बेटा देखो एक कोशी के जो सजीव हैं उनके बारे में हमने वृद्धि के बारे में भी पढ़ा था कि एक कोशी के सजीवों में जो जनन होता है उसका मतलब ये होता है कि उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, और जब एक कोशी के सजीवों में जब वृद्धि होगी उसका मतलब भी यही होता है कि उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी एक जगह बहुत सारे जीवाणु विभाजन करके अपनी कॉलोनी को बढ़ा रहे हैं, इसको हम कहेंगे वृद्धि हो रही है। साथ में हम ये भी बोलेंगे कि एक जीवाणु से दो जीवाणु बन रहे हैं, इसका मतलब उनमें जनन भी हो रहा है। तो आप कह सकते हैं एक कोशी के सजीवों में जनन और वृद्धि दोनों का ही मतलब होता है संख्या में वृद्धि होना, इसलिए वृद्धि और जनन एक कोशी के सजीवों में समानार्थी शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। तो अब बेटा यहाँ जो जनन है वो विभिन्न सजीवों में दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक यानी एसेक्सुअल और दूसरा होता है लैंगिक यानी सेक्सुअल। अब देखो लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन के अंदर नर व जो मादा सजीव है उस नर और मादा के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, यानी गैमेट्स का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य में नर के अंदर शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मकों का निर्माण होता है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन से नर व मादा में युग्मकों का निर्माण होगा और फिर ये जो युग्मक हैं आपस में मिलेंगे यानी जुड़ेंगे, तो फिर क्या होगा युग्मकों का संयोजन होता है और युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। तो इस प्रकार से देखा कि लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर व मादा में युग्मकों का निर्माण होता है और फिर युग्मकों का संयोजन होता है यानी निषेचन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। तो बेटा यहाँ जो लैंगिक जनन है ये मूल रूप से जो पादप और जो जंतु हैं उनके अंदर होता है। हालांकि पादपों के अंदर अलैंगिक जनन भी होगा, तो जंतुओं के अंदर भी अलैंगिक जनन होगा, लेकिन मूल रूप से लैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है। तो बेटा देखो दूसरा जो अलैंगिक जनन है इसका क्या तात्पर्य है, तो बोले अलैंगिक जनन का मतलब है कि इनमें न तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक निर्माण होंगे न ही निषेचन होगा। तो बोले युग्मक निर्माण और निषेचन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन के दौरान नहीं होती है। तो फिर बोले होता क्या है अलैंगिक जनन के दौरान, तो अलैंगिक जनन के दौरान निम्न प्रक्रियाएं होंगी, यानी निम्न प्रक्रियाओं के द्वारा ये जो सजीव हैं जनन करेंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, हालांकि ये 12th क्लास के अंदर अपने आप में बड़ा चैप्टर है। तो बेटा देखो पहली प्रक्रिया है बीजाणुओं का निर्माण, यानी बीजाणु यानी कहने का मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो जो शैवाल और जो कवक है यानी जो एल्गी और जो
फंजाई हैं उनके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। ऐसे ही कलिका निर्माण के द्वारा भी बोले जनन करते हैं, तो बोले कलिका यानी बडिंग फॉर्मेशन, कलिका का निर्माण बोले हाइड्रा और यीस्ट के अंदर कलिका के द्वारा जनन होता है। फिर ऐसे ही खंडन के द्वारा, खंडन का मतलब टुकड़े हो जाना, यानी आप कह सकते हैं जो तंतुमय शैवाल और कवक हैं, यानी जो लंबे शैवाल यानी जो एल्गी हैं जो तंतुमय हैं और जो कवक हैं वो भी तंतुमय हैं, तो उनका खंडन हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं उनके टुकड़े हो जाएंगे और उस टुकड़े से ही आप कह सकते हैं नया सजीव बन जाएगा। ऐसे ही बेटा एक सत्य पुनरुद्भवन नाम का प्रक्रिया भी है जो अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। और वैसे पुनरुद्भवन का जो मतलब होता है वो होता है रीजनरेशन, यानी किसी सजीव के कोई अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो उस अंग का दोबारा आ जाना। जैसे कि आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो छिपकली आप कह सकते हैं दोबारा उस पूंछ को, उसमें छिपकली में दोबारा उस पूंछ का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि पुनरुद्भवन का बेसिक मतलब तो ये है। लेकिन सत्य पुनरुद्भवन का मतलब ये है कि कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जिनका जो शरीर है वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है। अब वो जो प्रत्येक टुकड़ा है उसके वो है पूरे सजीव के अंदर विकसित हो सकता है। तो बेटा ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं सत्य पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में तो क्या हुआ कि जनरली जो क्षतिग्रस्त भाग है वो दोबारा से प्रकट हो गया, नया सजीव नहीं बना। लेकिन यहाँ सत्य पुनरुद्भवन का मतलब क्या है कि जो शरीर के जो विभिन्न भाग जो टुकड़े हो गए वो प्रत्येक टुकड़ा जो है नया सजीव बना देता है। और ऐसा उदाहरण है प्लेनेरिया, यानी प्लेनेरिया नाम का एक जो एक कृमि है, स्पेशली ये प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में जंतुओं में आता है और इसमें ये गुण पाया जाता है और इसके प्रत्येक भाग से नया सजीव बन जाता है। तो बेटा जो सत्य पुनरुद्भवन है ये मोर्फोलेक्सिस प्रकार का है, यानी कहने का मतलब प्रत्येक जो टुकड़ा है वो नया सजीव बना रहा है। तो अब देखिए ये जो जनन नहीं कर सकती, बंदे होती है, ऐसे ही मनुष्य में भी आप कह सकते हैं कुछ दंपति हैं वो निसंतान होते हैं, शरीर में कोई डिफेक्ट होने की वजह से वो जनन नहीं कर पाते हैं। तो बेटा जनन नहीं कर पाने वाले उदाहरण हैं, लेकिन बाकी सारे सजीवों में जनन होता है। तो हम कह सकते हैं क्या ये सजीव नहीं है, क्या जनन नहीं कर रहे हैं तो भी ये सजीव तो है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं है, यानी ये सजीवों का लक्षण तो है लेकिन सजीवों का पारिभाषिक लक्षण नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनन है सजीवों का परिभाषिक लक्षण नहीं है, यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेटा इस प्रकार से देखा कि जनन और वृद्धि दोनों ही पारिभाषिक लक्षण नहीं है। लेकिन जो तीसरा जो लक्षण आ रहा है देखो वो है कोशिकीय संगठन, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसका क्या मतलब है, तो हम कहेंगे जो प्रत्येक सजीव होता है उसके शरीर का जो ढांचा बना हुआ है उसका एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुछ जो जंतु हैं, पहले जंतुओं की बात करते हैं, कुछ जंतुओं के अंदर तो शरीर में केवल कोशिका होती है, फिर कुछ के अंदर बोले कोशिकाओं का समूह है और वो विशेष प्रकार के कार्य करता है, उसे उत्तक बोलते हैं। और बोले कुछ में फिर जो उत्तक हैं वो अंग बनाते हैं और अंग से फिर तंत्र बने होते हैं और तंत्र से पूरा बोले सिस्टम बना होता है, यानी कहने का मतलब पूरा शरीर बना होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सजीवों के अंदर ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रत्येक जो सजीव है उसमें संगठन का कोई न कोई निश्चित स्तर होता है, चाहे कोशिकीय स्तर हो, चाहे उत्तकीय स्तर हो, चाहे अंग स्तर हो, चाहे अंग तंत्र का हो, यानी कुल मिला के किसी न किसी निश्चित स्तर से वो बने होते हैं। तो हम कहेंगे प्रत्येक सजीव में संगठन के निश्चित स्तर होते हैं, परंतु हर सजीव के अंदर कोशिकीय संगठन जरूर होगा, यानी कोशिकाएं जरूर पाई जाएंगी। यानी ऐसा कोई सजीव नहीं है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कोशिका जीवन की क्या हो गई, इकाई हो गई। तो कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं। अतः यहाँ पर सजीव को परिभाषित कर सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के अंदर अगर कोशिका पाई जा रही है तो हम उसको सजीव कह सकते हैं, यानी सजीवों का एक विशेष गुण हो गया ये, यानी सजीवों को परिभाषित करने वाला गुण हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि कोशिकीय जो संगठन है ये सजीवों का परिभाषिक गुण है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोशिका है तो इसका मतलब सजीव है, ठीक है ना बेटा। जिसमें कोशिका नहीं वो निर्जीव है। तो इस प्रकार से कोशिकीय संगठन परिभाषिक लक्षण है। फिर अगला गुण आता है उपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म। तो बेटा उपापचय क्या है, तो बोले जितने भी सजीव हैं उनके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो इन सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को
सामूहिक रूप से उपापचय बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों की कोशिकाओं में चलने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय कहलाती हैं। यानी उपापचय का मतलब क्या हो गया कि जितने भी सजीव हैं उनकी कोशिकाओं में जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम सामूहिक रूप से उपापचय कह देते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कुछ अभिक्रियाओं में निर्माण होता है पदार्थों का, कुछ में विघटन होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ उपापचय को भी दो प्रकार क्या बता सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है उपचय यानी एनाबोलिज्म, और दूसरा है जो है अपचय यानी कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पर उपचय और अपचय दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर देखो, उपचय को हम संश्लेषी उपापचय बोल सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, यानी इसमें निर्माण होता है। अब बोले इसमें निर्माण होता है तो जो अभिक्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी, बोले निर्माणकारी अभिक्रियाएं होंगी, यानी बिल्डिंग अप अभिक्रियाएं होंगी। और ऐसे ही आप कह सकते हैं इन अभिक्रियाओं में क्या बनता है, बोले जो पदार्थ बनते हैं वो जटिल पदार्थ बनते हैं। तो बोले उपचय के दौरान जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। आपके सामने उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी पौधे के हरे भागों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस क्रिया के दौरान क्या यूज में होता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों के द्वारा अवशोषित जल और जो सूर्य का प्रकाश, ये तीनों बोले पौधे के हरे भागों के अंदर एक अभिक्रिया में शामिल होते हैं और उस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस अभिक्रिया से क्या बनता है, बोले इस अभिक्रिया से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। यानी फाइनली ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा, तो बोले स्टार्च और ऑक्सीजन बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ निर्माणकारी अभिक्रिया हो गई। यानी इस उपचय के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बना, बोले एक जटिल पदार्थ बना और उस जटिल पदार्थ का नाम है स्टार्च, यानी भोजन बना। ऐसे ही बेटा इसके विपरीत है अपचय यानी कैटाबोलिज्म। तो अपचय का मतलब यानी कैटा का मतलब काटना, ऐसे याद रख सकते हैं, काटने वाली अभिक्रियाएं यानी तोड़ने वाली अभिक्रियाएं। तो बेटा ये विनाशी उपापचय होता है। अपचय कैसा उपापचय है, विनाशी प्रकार का। तो हाँ, अपचय को क्या कह सकते हैं, विनाशी उपापचय, यानी आप कह सकते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। फिर बेटा इसमें क्या होती है, बोले अपचय के दौरान विघटन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्रेकडाउन अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। अब ऐसे ही बेटा इस ब्रेकडाउन के दौरान क्या होगा, बोले जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका अपघटन यानी विघटन होता है। जो भी कोशिकाओं के अंदर जटिल पदार्थ हैं वो अपघटित हो जाएंगे। तो जस्ट उपचय का उल्टा है। तो यहाँ पर देखो उदाहरण देखो कि पाचन यानी भोजन का जो पाचन होता है हमारी आहार नाल में, तो उसमें जो जटिल अणु हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा हैं उनका पाचन होके यानी वो टूट करके सरल अणुओं में बदल जाते हैं। ठीक ऐसे ही बेटा जो श्वसन है यानी जो रेस्पिरेशन है, उसके दौरान भी हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विघटन होता है और ग्लूकोज के विघटन से बोले क्या बनती है, बोले कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बनता ही है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से अपचय और उपचय दो प्रकार हो गए उपापचय के। लेकिन अब हम यहाँ कहेंगे कि क्या ये उपापचय केवल सजीव में ही होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्रियाओं को, उपापचय क्रियाओं को हम बाहर वातावरण के अंदर, बाह्य वातावरण यानी प्रयोगशाला के अंदर हम इनको प्रदर्शित तो कर सकते हैं, लेकिन ये अभिक्रियाएं जैविक अभिक्रियाएं तो कहलाएंगी लेकिन जीवित नहीं कहलाएंगी, क्योंकि जिस माध्यम में हो रही हैं वो जीवित माध्यम नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये केवल सजीवों के शरीर में ही जीवित प्रकार की होती हैं। तो हम कह सकते हैं केवल सजीव में ही ये गुण पाया जाता है। तो बोले केवल सजीव में ही उपापचय होता है, इसलिए सजीवों का पारिभाषिक गुण है, सजीवों का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा। तो बच्चों सजीवों का जो अगला विशेष गुण है वो है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। और चेतना का मतलब वैसे ये है कि हमें जो बाह्य वातावरण है उसके प्रति हम जागरूकता कितनी है, यानी अवेयरनेस कितना जागरूक है, और बाह्य वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं है ना, उनके प्रति हम कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, इसी को हम चेतना बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक जो सजीव है उसको वो बाह्य वातावरण के प्रति सजग रहता है, यानी बाह्य वातावरण में जैसे ही बदलाव आएगा वो कोई न कोई अनुक्रिया जरूर करता है। तो बेटा देखो चेतना का जो बेसिक जो मतलब यही है कि बाह्य वातावरण यानी जो सराउंडिंग्स हैं उनके प्रति सजगता तथा बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही चेतना कहलाता है। यानी जो बाह्य वातावरण के प्रति अवेयर रहना और साथ में बाह्य जो उद्दीपन आते हैं, बाहर कोई भी बदलाव आता है उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना। अब ये जो उद्दीपन है कोई भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है।
यानी जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो भी उद्दीपन है वो सजीवों के शरीर में उपस्थित जो संवेदी अंग हैं उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर हम कह सकते हैं आँखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इनको हम ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। तो बेटा ये जो बाह्य उद्दीपन है ये इन संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पौधों के अंदर जैसे प्रकाश, पौधे प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं, हमें पता है वो तापमान, नमी और संपर्क के प्रति भी अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक उदाहरण है लाजवंती, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं और वैज्ञानिक नाम है उसका माइमोसा प्यूडिका। जब इसको हम छूते हैं तो छूने पर पत्तियों का सिमटना, यानी पत्तियाँ सिमट जाती हैं। तो आपने किया भी होगा, ये प्रैक्टिकल देखा भी होगा इस पौधे को, यानी जब हाथ से छूते हैं तो पत्तियाँ ऐसे सिमट जाएंगी। तो बेटा देखो पौधा जो है वो बाह्य उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्स दे रहा है, मतलब एक अनुक्रिया दर्शा रहा है। ऐसे ही जो जंतु हैं वो भी प्रकाश के प्रति, ध्वनि, गंध, स्वाद और संपर्क के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम हैं, हमें प्रकाश के प्रति, यानी जैसे कहने का मतलब प्रकाश तेज है तो हमारी आंखें बंद होंगी, या फिर हम आंखों को मतलब जैसे कम प्रकाश की ओर जाने की कोशिश करेंगे, या फिर अंधेरा है तो प्रकाश की तरफ जाना अच्छा लगता है। तो हम तो उस श्रेणी के सजीव हैं, लेकिन जो निम्न श्रेणी के सजीव हैं वो भी प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ऐसे ध्वनि, यानी कानों से सुनते हैं कोई भी आवाज़ आती है तो आप कह सकते हैं हम उसके प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही गंध का हमें पता चल रहा है नाक से, और स्वाद का पता जीभ से पता चल रहा है, संपर्क का पता यानी छूने का पता जो त्वचा से चल रहा है। तो इस प्रकार ये ज्ञानेंद्रियों से हमें कुछ भी जो पता चलता है, यानी जो वातावरण में कोई भी बदलाव आएगा तो हम इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर लेंगे और हमारा जो शरीर है यानी वो एक अनुक्रिया देगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो प्रत्येक सजीव होता है उसमें चेतना का गुण पाया जाता है। तो अब यहाँ कह सकते हैं जो चेतना है वो भी सजीवों का एक पारिभाषिक लक्षण है, यानी कॉन्शियसनेस है, ये भी एक पारिभाषिक लक्षण है, यानी ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी ये केवल सजीवों में ही पाई जाती है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट जो गुण है वो है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अब बेटा जो एडेप्टेशन है इसका मतलब ये है कि एडजस्ट हो जाना। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो परिवार, घर के अंदर जो जितने संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों से काम चला लेना, यानी जब बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं तो हम लग्जरी लाइफ जीते हैं, और कम उपलब्ध हैं किसी के पास तो उसी हिसाब से लाइफ जीता है, यानी कुल मिला के अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो सजीवों का जो शरीर है वो उनके वातावरण के अनुसार किस प्रकार के पर्यावरण में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से उनका शरीर है वो एडजस्टमेंट करता है। तो बेटा यहाँ पर अनुकूलन का बेसिक मतलब यही है। क्या क्या एडजस्ट करता है, देखो वो किसके लिए एडजस्ट करता है, तो बोले किसी भी सजीव के व्यवहार, कार्य व आकारिकी में। देखो उसका बिहेवियर भी वातावरण के हिसाब से चेंज होगा, उसका कार्य भी, यानी कार्य का मतलब शरीर के अंदर जो फंक्शन चल रहे हैं वो, और आकारिकी का मतलब ये है कि उसके शरीर की जो बाह्य आकारिकी जो मॉर्फोलॉजी है वो आप कह सकते हैं उसमें क्या आते हैं, उपयोगी व आनुवंशिक बदलाव आना अनुकूलन कहलाता है। तो बोले कोई भी सजीव के व्यवहार में, कार्य में और आकारी में अगर उपयोगी बदलाव आते हैं, उपयोगी का मतलब उस वातावरण में रहने के लायक, जैसे व्यवहार है वो उसका मतलब वातावरण के प्रति जो भी व्यवहार है, जो भी उसके शरीर के कार्यों में जो बदलाव आ रहा है, उसकी आकृति में जो बदलाव आ रहा है, वो सारे के सारे ये बदलाव उसके क्या होंगे, उपयोगी होंगे उसके लिए, और साथ में आनुवंशिक रूप से अगली पीढ़ी में आ जाएंगे। तो बेटा अब कह सकते हैं कोई भी सजीव है उसके व्यवहार में, उसके जो अंदर जो कारिकी है यानी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनमें, और उसकी जो बाहर की जो मॉर्फोलॉजी है उस मॉर्फोलॉजी में अगर कोई उपयोगी और आनुवंशिक बदलाव आता है तो उसको हम बोलेंगे अनुकूलन। अब बेटा ये बदलाव आने का फ़ायदा क्या है, बोले इसकी उपयोगिता है। उपयोगिता क्या है कि ये बदलाव क्या करते हैं, सजीव को विशेष वातावरण में सफलतापूर्वक, कोई भी सजीव है वो विशेष वातावरण में सफलतापूर्वक व अच्छे से जीवन यापन करने में सहायक होते हैं। यानी कोई भी सजीव आप कह सकते हैं उस वातावरण के, बाह्य जो वातावरण है उसके हिसाब से अपने शरीर में कुछ बदलाव करता है, कुछ उपयोगी बदलाव करता है, और इन उपयोगी बदलावों के कारण वो आसानी से उस वातावरण में रह सकता है। तो अनुकूलन भी बेटा सजीवों का एक गुण है, यानी सजीव जैसे वातावरण में रहता है वैसे वैसे उसके शरीर में ये बदलाव आते हैं, और इन बदलावों की वजह से वो उस वातावरण में आसानी से, सहजता से रह पाता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट जो सजीवों का जो गुण है वो है समस्थिति यानी होम्योस्टेसिस। तो बेटा होम्योस्टेसिस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण गुण है। तो समस्थिति का मतलब देखो, सम यानी समान स्थिति, यानी एक जैसी स्थिति, यानी हमारे शरीर में जो स्थिति है वो अंदर की जो स्थिति है, अंदर का जो वातावरण है वो एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं हमारे रक्त का pH नियत रहता है और वो 7.4 रहता है। हालांकि हम
हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं चलती हैं जो इसको डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन उसके विपरीत भी कुछ ऐसी क्रियाएं चलेंगी जो वो मेंटेन कर देंगी उसको। तो इस तरीके से पीएच एक तरीके से मेंटेन रहता है। तो हम कह सकते हैं हमारे जो शारीरिक जो कार्य हैं, है ना, उनको उचित रूप से संपन्न करने हेतु आंतरिक वातावरण की परिस्थितियों को नियत व अनुकूलित बनाए रखना ही समस्थिति है। तो समस्थिति का मतलब क्या हो गया कि जो जीव के शरीर का आंतरिक वातावरण है वो आंतरिक वातावरण कांस्टेंट बना रहे, नियत बना रहे, लेकिन साथ में कांस्टेंट मतलब अनुकूलित भी रहे, है ना। नियत तो रहे लेकिन अनुकूलित रहे। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो नियत रहता है। अब नियत यानी वो अनुकूलित भी रहना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि शरीर का तापमान 45 डिग्री फिक्स हो जाए कि 45 डिग्री पे तो हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो ही आप कह सकते हैं नहीं हो पाएंगी। तो हम कह सकते हैं वो तापमान तो हमारे लिए, उस तापमान पे हमारे लिए सर्वाइव करना सही नहीं है, वो हमारे लिए अनुकूलित नहीं है। तो हमारे लिए अनुकूलित तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, और वो फिक्स रहना चाहिए। तो बोले समस्थिति का मतलब ये हो गया कि शरीर के अंदर के वातावरण में जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां नियत और अनुकूलित बनी रहे, इसी को बोलते हैं समस्थिति। तो हम कह सकते हैं कि ये शरीर के कार्यों को उचित रूप से चलाने के लिए समस्थिति जरूरी है। यानी शरीर के अंदर का जो वातावरण है वो शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए एक जैसा और अनुकूलित बने रहना आवश्यक होता है। यानी शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, किसी भी सजीव के शरीर में जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं को सही रूप से संपन्न करने के लिए शरीर का अंदर का जो वातावरण है वो वातावरण नियत और अनुकूलित रहना जरूरी है। मतलब वैसा का वैसा रहे और अनुकूलित भी रहे। तो अब यहाँ पर उदाहरण बता सकते हैं हम समस्थिति के, जैसे तापमान का नियमन। तो बोले तापमान का नियमन हमारा शरीर करता है, यानी कभी भी शरीर के तापमान को बढ़ने या घटने नहीं देता है। तो बोले सजीव के शरीर का तापमान नियमित होता है और तापमान शरीर नियत व अनुकूलित होता है। तो तापमान नियमन का मतलब हो गया कि शरीर के ताप को नियत व अनुकूलित बनाना, यानी हमेशा फिक्स रहेगा और अनुकूलित रहेगा। फिक्स का मतलब ये नहीं कि वो 37 से जैसे 30 पे आ गया, 30 पे नहीं रहेगा, वो अनुकूलित नहीं है हमारे लिए। 30 पे बने रहना तो नियत तो है लेकिन अनुकूलित नहीं है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो हमारे लिए अनुकूलित तापमान है, और उतना ही हमारा शरीर उसको बनाए रखने की कोशिश करता है और उतना ही बने रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं समस्थिति। तो सजीवों में समस्थिति का गुण पाया जाता है, यानी शरीर के आंतरिक वातावरण को अनुकूलित व नियत बनाए रखते हैं ताकि उसकी जैविक क्रियाएं चलती रहें। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है समस्थिति का, वो है परासरण नियमन। परासरण का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि शरीर के अंदर, यानी जो भी सजीव है उसके शरीर में जल व आयनों की जो मात्रा है वो नियत और अनुकूलित बनी रहे, स्पेशली, है ना। तो बोले इस परासरण नियमन का मतलब है कि शरीर में जल व आयनों की नियत मात्रा बनाए रखना। तो यानी बोले प्रत्येक सजीव के शरीर में जल व आयन की मात्रा नियत रहती है, यानी कम ज़्यादा अगर होगी तो बोले उसके शरीर में कोई न कोई विकृति आएगी। हमारे शरीर में भी देख सकते हैं, अगर हम नमक ज़्यादा खा लेंगे तो हमारी किडनी उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं जो बीपी का पेशेंट है उसका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही हमारे शरीर में कैल्शियम की अगर कमी आ जाए तो हमारा शरीर भोजन में जो कैल्शियम उसको अवशोषित करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी कमी होने से हमारे शरीर के अंदर कई विकृति आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सजीवों का जो शरीर है वो अंदर के वातावरण को नियत और अनुकूलित बनाए रखने की कोशिश करता है, जिससे उसकी जैविक क्रियाएं चलती रहें। तो ये गुण भी केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। फिर अगला गुण है बेटा उद्विकास, इवोल्यूशन। तो उद्विकास का मतलब ये है कि समय के साथ सजीवों के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। अब वो बदलाव कैसे आते हैं? बोले वो बदलाव उनके अंदर छुपे हुए हैं पहले से ही, वो गुण जो हैं उनके अंदर पहले से ही छुपे होते हैं, समय के साथ उनमें प्रकट होते हैं। यानी सजीव, आप कह सकते हैं एक सजीव जो है उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं छुपी हुई हैं जो उसमें तो नहीं दिख रही, लेकिन अगली पीढ़ी में वो प्रकट होने की संभावनाएं हैं। जब वो जनन करेगा तो अगली पीढ़ी में प्रकट होती हैं। तो ये समय के साथ में ये बदलाव आते हैं। तो बोले समय के साथ सजीव के शरीर में छुपे हुए खास गुणों को प्रदर्शित करना ही उद्विकास है। और उद्विकास का मतलब है कि आप कह सकते हैं धीरे धीरे उस सजीव के जो गुण हैं, शरीर के अंदर जो गुण हैं उनमें कुछ न कुछ बदलाव आते हैं, और वो बदलाव कहते हैं विभिन्नताएं, उनको बोलते हैं विभिन्नताएं। यानी धीरे धीरे वो वेरिएशन आते जाते हैं, और वो जनन के कारण आते हैं, लैंगिक जनन के कारण वो बदलाव आते जाते हैं, और एक अनंत काल के समय के बाद में उस प्रजाति के अंदर, यानी उस सजीव की प्रजाति में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जो पहले वाले में नहीं थे, अब नए प्रकट हो गए।
तो इसको बोलते हैं उद्विकास। तो इवोल्यूशन तो अपने आप में आगे एक चैप्टर है, ये सजीव प्रदर्शित करते हैं उद्विकास को, निर्जीव इसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं उद्विकास भी सजीवों का एक गुण है। फिर नेक्स्ट गुण है बेटा मरम्मत व पुनर्द्भवन। ये एक सामान्य सा गुण है। मरम्मत का मतलब जैसे हम किसी निर्जीव वस्तु की मरम्मत करते हैं तो हम खुद करेंगे, अपने आप नहीं करती वो वस्तु। लेकिन सजीव क्या है, अगर सजीव के शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है ना, तो उसको आप कह सकते हैं उस भाग को सजीव बनाने की कोशिश करता है। जैसे हमारे अंदर घाव भरना, ऐसे ही छिपकली के अंदर जो पूंछ है वो टूट जाती है, उसकी जगह नई पूंछ का आना। तो बोले मरम्मत व पुनर्द्भवन का मतलब यही है कि शरीर के क्षतिग्रस्त या खोए हुए भाग को वापस बनाना। उदाहरण है शरीर पर जैसे घाव भरना, और ऐसे ही है छिपकली में टूटी हुई पूंछ की जगह नई पूंछ का आना। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, मरम्मत व पुनर्द्भवन को। यानी ये उदाहरण मरम्मत व पुनर्द्भवन को बता रहा है। तो इसका मतलब ये सजीव में ही अपने आप पॉसिबल है, बाकी निर्जीवों में ये पॉसिबल नहीं है। निर्जीवों में तो मरम्मत हम बाहर से ही करेंगे, जैसे कोई वस्तु टूट गई तो उसका रिपेयर तो बाहर से कोई दूसरा ही प्राणी यानी सजीव ही करेगा, वो खुद नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद में बेटा नेक्स्ट गुण है जीर्णता यानी एजिंग। जीर्णता का मतलब आप कह सकते हैं, जीर्णता का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्य चल रहे हैं और हमारे शरीर की जो संरचनाएं हैं, भाई शरीर का एक ढांचा है, अंदर संरचनाएं हैं सारी, और अंदर कुछ कार्य की चल रही है, कुछ जैविक क्रियाएं चल रही हैं। उन जैविक क्रियाओं का धीरे धीरे हासित हो जाना और उन संरचनाओं का भी धीरे धीरे हासित हो जाना, इसी को हम बोलते हैं जीर्णता। तो जीर्णता का बेसिक मतलब है कि सजीव की संरचनाएं यानी उसके अंदर की जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे जितने भी अंग हैं वो, और कार्यकी का लगातार हासित हो जाना, और उसके अंदर जो फिजियोलॉजी चल रही है यानी जो फंक्शन चल रहे हैं, अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, उनका लगातार नष्ट होता जाना, कमजोर पड़ता जाना, इसी को बोलते हैं जीर्णता। तो बेटा देखो, जीर्णता जन्म से पहले ही यानी भ्रूण के अंदर ही शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम 40-50 साल तक जवान दिखते हैं, उसके बाद में बूढ़े हो रहे हैं तब जीर्णता चालू हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीर्णता शुरू से ही यानी जब बच्चा भ्रूण बनता है, भ्रूण जो विकसित होता है उसी से। क्यों? क्योंकि बोले जैविक क्रियाओं के दौरान कोशिकाओं के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कोशिकीय संरचनाओं को नष्ट करते हैं। अब वो पदार्थ जो हैं वो टॉक्सिक हैं, और वो टॉक्सिक पदार्थ जो हैं कोशिकाओं के अंदर कुछ जैव अणुओं को नष्ट करते जाते हैं। हालांकि निर्मित भी होते जाते हैं, लेकिन वो नष्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से बोले उन कोशिकाओं के अंदर जीर्णता यानी आप कह सकते हैं कुछ कार्य की हैं वो नष्ट होती जाती है, यानी जो अंदर फंक्शन चल रहे हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा गर्भ में है तभी से चालू हो रही है और पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जीर्णता जो हमें जो बाह्य रूप से तो जब हम कह सकते हैं जब 30-40 के बाद में जो है प्रकट होने लगती है जीर्णता, लेकिन ये आप कह सकते हैं पूरे जीवन पर्यंत चलती है। हम जब बच्चे थे तब हमारा जो यकृत है बहुत अच्छे से काम कर रहा था, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारा यकृत कम काम कर रहा है, यानी हर साल हमारे यकृत की जो है जो कैपेसिटी है, जो काम करने की जो दक्षता है वो कम होती जा रही है। ऐसे ही हमारे हर अंग की जो दक्षता है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि उस अंग के अंदर जो संरचनाएं हैं और जो वहाँ पर जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, वो जैविक क्रियाएं अपहासित लगातार नष्ट होती जा रही हैं, स्लो होती जा रही हैं कुछ विषैले पदार्थों के कारण। तो ये अपने आप में एक ये जो है ना ये प्रक्रिया है, ये सजीवों के अंदर ही हो रही है और ये सतत रूप से लगातार होती रहती है। तो बेटा जीर्णता भी सजीवों का एक लक्षण है। ऐसे ही बेटा मृत्यु, तो मृत्यु यानी जो है डेथ है, उसका बेसिक मतलब क्या है? तो मृत्यु का वैसे तो हम जानते हैं कि हम कह सकते हैं हमारे शरीर से जैसे हमारे प्राण निकले, अब हमें किसी कोई नाम से नहीं पुकारेगा, हमें कहेंगे ये शरीर को उठाओ, इस बॉडी को उठाओ या इस लाश को उठाओ, है ना। हमें लाश, बॉडी या शरीर कह है ना, बॉडी कह के संबोधित करेंगे, कोई हमारे नाम से नहीं बोलेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे जो शरीर के अंदर जो कार्य की चल रही है, जो फिजियोलॉजी चल रही है, जो कोशिकाओं के अंदर जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, वो जैविक क्रियाएं अंतिम रूप से अगर बंद हो जाएं, यानी वो नष्ट हो गई, वो अब खत्म हो गई है, होना ही बंद हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे मृत्यु। यानी कार्य की जीवन का पूर्ण रूप से नष्ट होना, यानी जो फिजियोलॉजिकल लाइफ है, यानी शरीर के अंदर जो कोशिकाओं में जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, वो जिस दिन बंद हो गई तो उसको बोलेंगे हम मृत्यु। तो बोले मृत्यु का एक फ़ायदा भी है। तो बोले पहला फ़ायदा तो यह है कि साहब जनसंख्या का है वो बैलेंस रहती है, जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। हालांकि मरना कोई नहीं चाहता, चाहे कितनी उम्र का हो जाए,
क्योंकि जाने से सबको डर लगता है, लेकिन फिर भी अंतिम सत्य यही है कि एक दिन मरना है। क्योंकि साइंस भी यही कह रही है कि क्योंकि मरना तो भ्रूण जब जन्म हुआ तभी से चालू हो गया, उससे पहले ही, क्योंकि शरीर का नष्ट होना तो तभी से चालू हो गया, हम इसको रोक नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो मृत्यु है वो एक अंतिम सत्य है, यानी अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से जो जैविक क्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और इससे क्या फ़ायदा होगा? बोले ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, यानी भीड़ भाड़ नहीं होगी पृथ्वी पर। और ऐसे ही बोलेंगे कि प्रत्येक सजीव के शरीर के अंदर, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, वो पोषक पदार्थ कहाँ से आए हैं? बोले वो पोषक पदार्थ आप कह सकते हैं ज़मीन से और इस पर्यावरण से ही आए हैं। तो बोले वो प्रकृति उसको बैलेंस बना के रखती है, तो वो पोषक पदार्थ वापस उस ज़मीन में और उस वातावरण में जाने चाहिए, इसलिए मृत्यु होना जरूरी है। तो हम बोले प्रत्येक सजीव का शरीर नष्ट होता है और उस शरीर के अंदर जो जैव अणु थे वो पदार्थ वापस पृथ्वी पे, यानी वापस पुनर्भरित, यानी वापस रिसाइकल हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखा आपने, ये सजीवों के सारे गुण थे। तो ये सजीवों के गुण थे। इनमें से जो नीट में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपको यहाँ ऑप्शन में दे देंगे कि 4 सजीवों के लक्षण दे देंगे और यहाँ इनमें से ये पूछा जाएगा कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी परिभाषित गुण है या नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये नीट के हिसाब से भी है, साथ में 11th बायोलॉजी का जो ये बेसिक चैप्टर स्टार्टिंग पार्ट है, और जो रीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अदर कंपटीशन में भी यहाँ से एक बेसिक प्रश्न बनता है। तो बेटा ये अपना सजीव और निर्जीव में अंतर समाप्त हुआ। इसके बाद में जो अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी, यानी सजीव जगत के अंदर, यानी लिविंग वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वो पढ़ेंगे। लेकिन आप लगातार वीडियो देख रहने के लिए जल्दी से जल्दी बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बेटा जो भी वीडियो है, आज के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और मुझे भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं भी फिर अपनी दुगनी ताकत से ज़्यादा एक कंटेंट बहुत ही कंसाइज फॉर्म में और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।